प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पॉलिटी के पीवाई को डिस्कस करेंगे। आपका 14 और 15 मार्च को यूपीएसआई का पेपर है, जिसमें पॉलिटी से 10 से 12 क्वेश्चन आने वाले हैं सीधे सीधे। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है और 10 से 12 क्वेश्चन पॉलिटी के आपको देखने को मिलेंगे। तो सीधे सीधे 25 से 30 मार्क्स आपके पॉलिटी सेगमेंट से बनने वाले हैं। तो पिछले साल के पेपर को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि पिछले साल के पेपर में क्या पैटर्न रहा है क्वेश्चन को पूछने का। किसी भी एग्ज़ाम में पॉलिटी बहुत ही सिंपल सेगमेंट होता है, इसके क्वेश्चन को सोल्व करना अपेक्षाकृत आसान होता है बाकी जीएस के सब्जेक्ट की तुलना में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूथ की पीवाईक्यू की बुक है। इसमें बहुत सारे पेपर दे रखे हैं, जैसे सामान्य जानकारी के दे रखे हैं जिसमें इन्वायरमेंट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है। इन सब के क्वेश्चन तो दे रखे हैं। साथ में हम इसमें मूल विधि भी दे रखी है, तो मूल विधि को भी हम देखेंगे। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसमें ये चैप्टर दे रखे हैं। इन चैप्टर को हम डे बाय डे कंप्लीट करेंगे। तो पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास एवं संविधान। तो इसके क्वेश्चन को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना है, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट ये हुआ है। तो एम.एन. रॉय ने संविधान सभा का पहली बार विचार किया था और उन्होंने ही सबसे पहले सुझाव दिया था कि हमें एक संविधान बना लेना चाहिए। तो भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय कौन थे? एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट व्यक्ति थे, साम्यवादी विचारधारा से इनका नाता था। तो एम.एन. रॉय इसका सही आंसर हुआ। इसके एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हैं। एम.एन. रॉय ने 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे तथा सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग की थी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपने देखा। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। तो राइट आंसर इसका डी है, एम.एन. रॉय। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, ये जो एक्सप्लेनेशन है, जो इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा उसको मैं यहाँ पे रीड कर दूंगा, बाकी आप भी एक बार इसको देख सकते हैं। ये तो आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप डेट ध्यान रखना, 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अपनाया था। तो 26 नवंबर के दिन हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो 4 ऑप्शन है। राजशाही शासन, वेस्टमिंस्टर मॉडल, मंत्रिमंडल कैबिनेट सरकार और उत्तरदायी शासन। तो संसदीय स्वरूप में आप समझते हैं कि वेस्टमिंस्टर मॉडल भी इसका नाम है, कैबिनेट सरकार या मंत्रिमंडल सरकार भी संसदीय स्वरूप का नाम है एक, और उत्तरदायी शासन, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, भी संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम है। तो इसमें से पूछा कि कौन सा सही नहीं है। देखिए, कई बार हमारा क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाता है कि हम ये नहीं पढ़ पाते कि यहाँ पे नहीं है पूछा है या सही है पूछा है। तो यहाँ पे आपको ठीक से ध्यान करना होगा। तो उसका राइट आंसर हुआ ए, राजशाही शासन संसदीय स्वरूप का नाम नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, संसदीय स्वरूप में एक तो विधायिका होती है, 3 भाग इसके होते हैं, एक कार्यपालिका होती है और एक न्यायपालिका होती है। इन तीनों के ही शक्ति आपस में बटी होती है, विधायिका की, कार्यपालिका की, न्यायपालिका की। विधायक काम होता है कानूनों को बनाना, कार्यपालिका काम होता है कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका काम होता है उन कानूनों की समीक्षा करना। ठीक, तो इसका आपने राइट आंसर देखा ये। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हैं। सरकार का संसदीय स्वरूप लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है।
देखिए, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ये लिखा हुआ है इसमें। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होती है। देखिए, ध्यान यहाँ पे रखना है, तो कार्यपालिका जो होती है और विधायिका, ये एक दूसरे पर नियंत्रित रखती है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना, विधायिका कार्यपालिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य विधायिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। और भारतीय संविधान व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र ही कार्यपालिका है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय संविधान व्यवस्था में राष्ट्रपति की भूमिका बताए कि वह नाम मात्र की कार्यपालिका अध्यक्ष होता है या वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो हमें ध्यान रखना कि वह नाम मात्र की कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। ठीक, अगर आप आगे पढ़ोगे से भारत में संसदीय व्यवस्था का स्वरूप विस्तृत रूप से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है, लेकिन ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था और भारतीय संसदीय व्यवस्था में अंतर है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भारत में जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में हेड ऑफ स्टेट राज्य का जो प्रमुख होता है वो आनुवंशिक पद होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, लिखा हुआ है भी कि भारत में राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में राज्य का प्रमुख आनुवंशिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो 1935 के एक्ट के माध्यम से 1937 में हमने संघीय न्यायालय को स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा डी। डी इसका राइट आंसर है। भारत का संघीय न्यायालय भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें कुल 8 न्यायाधीश का प्रावधान था, लेकिन उस समय 3 ही न्यायाधीश नियुक्त हुए थे, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश थे। आपको ये भी ध्यान में रखना है, उस समय 1937 में 4 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कई बार सवाल पूछ चुका है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना ली गई है? देखिए, जो अवशिष्ट शक्ति है, रेजिडुअल पावर है, वो हमने कनाडा के संविधान से लिया गया है। हमने कनाडा के संविधान से बहुत प्रमुख प्रावधान लिए हैं, जिसमें से एक प्रावधान ये है कि केंद्र को शक्तिशाली होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कोई ऐसी पावर है, ऐसी कोई प्रावधान है जिस जो केंद्र को शक्तिशाली दिखाता है, वो मुख्य तौर से हमने कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारतीय संविधान में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों की अवधारणा कनाडा के संविधान से ली गई है। इसके अतिरिक्त अर्ध संघात्मक सरकार और सशक्त केंद्र की संकल्पना भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। मौलिक अधिकार हमने किससे लिया? अमेरिका से लिया है। प्रस्तावना में समवर्ती सूची, प्रस्तावना व समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने और क्या लिया है? जॉइंट सीटिंग का प्रावधान। जॉइंट सीटिंग का आर्टिकल क्या है? 108। संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 108। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जॉइंट सीटिंग का प्रावधान हमने किससे लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और ऑस्ट्रेलिया से हमने 2 प्रावधान और लिए हैं। आप कमेंट में बताना कि और 2 प्रावधान कौन से हैं। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? एकल नागरिकता। कई बार सवाल ये भी पूछ चुका है कि अमेरिका और भारत में नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो वहाँ पर अमेरिका में राज्य की नागरिकता अलग है और जो स्टेट की नागरिकता है वो अलग है। तो भारत में एकल नागरिकता है। तो हमने ये प्रावधान किससे लिया है? ब्रिटेन से। सरकार का संसदीय स्वरूप हमने ब्रिटेन से लिया है और विधि का शासन भी हमने ब्रिटेन से लिया है। तो आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। तो 4 ऑप्शन है, ये स्टेटमेंट है, फैक्चुअल है बिल्कुल। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी और सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने ये स्टेटमेंट कहा था, तो ध्यान में रखना है डी। कई बार क्वेश्चन एग्जिट ही रिपीट हो जाते हैं, तो ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि कई बार आपको कोई स्टेटमेंट देकर पूछ लेगा कि किस व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट कहा था। तो आपने देखा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष हमने चुन लिए थे संविधान सभा के, जो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की। तो डेट आपको ध्यान में रखनी है, 9 दिसंबर 1946। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद किस प्रावधान के तहत सृजित हुए? तो 1909 का जो एक्ट था उसके माध्यम से, 1935 का एक्ट, या 1919 के, या 1947 के। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो 1919 के तहत इसका सृजन किया गया था। एक्सप्लेनेशन भी हम देख सकते हैं इसकी, देखिए इसमें लिखी हुई भी है कि भारत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत सृजित किए गए थे। संविधान में अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान है और 94 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद त्याग और पद से हटाए जाने का प्रावधान भी किया गया है। तो उसका राइट आंसर आपने देखा, 1919 के एक्ट के माध्यम से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद हमने सृजित किया था। और 1919 के एक्ट को क्या बोलते हैं? मॉन्टक्यू चेम्सफोर्ड सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को ही कुछ प्रावधान को हमने लागू भी कर दिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। इसको हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को हस्तलिखित किया था। ये आपको सब पता है। आगे बढ़ते हैं, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से महिलाएं शामिल थी। तो कितनी महिलाएं थी ये आपको ध्यान में रखना है कि 15 ही महिलाएं थी, 15 महिला सदस्य भी थे, सबने मिलकर हस्ताक्षर किए थे इन पे। आगे बढ़ते हैं, भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया। तो अभी देखिए एक्सप्लेनेशन में भी ये रिपीट है, देखिए आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को हस्तलिखित किया था और डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता के रूप में जाना जाता है। तो हाथ से लिखने का काम किसने किया था? इसको सजाने का काम बोलते हैं प्रेम बिहारी नारायण। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको अपने हाथ से लिखा था, जिसको मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही इन्होंने लिखा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना शुरू करके सबसे अंत तक कौन सी घटना घटी, हमें इसको अरेंज करना है। तो आप ये 4 स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ेंगे, उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ। इस प्रकार के क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। राष्ट्र ध्वज अंगीकृत हुआ, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ,
जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। तो जिस क्रम में ये दे रखा है उसी क्रम में ये घटना शुरू से लेकर आखिरी तक घटी। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ABCD। तो सबसे पहले हमने उद्देश्य संकल्प को स्वीकार किया, फिर राष्ट्र ध्वज 22 जुलाई 1939 को अपनाया, फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को हमने स्वीकृति दी, और जनगण मन 24 जनवरी 1950 को हमने अपनाया। तो ABCD इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए समितियां कितनी थी? देखिए, इसको एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे। भारत के संविधान को 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए 23 समितियाँ थी, 19 छोटी थी, जिसमें 8 बड़ी समितियाँ थी। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।